गुड मॉर्निंग सभी को। आप सभी कैसे हैं? और मैं आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो गाइस, जैसे कि आपको पता है कि हम लोग एसएससी जीडी एग्जाम्स के लिए 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व कर रहे थे, तो उसी श्रृंखला को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और आज देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 6। इसमें जितने भी क्वेश्चंस रखे हुए हैं बहुत टॉप लेवल के हैं। तो अगर आप लोगों को क्वेश्चंस पसंद आते हैं तो आप लोग वीडियो को जरूर शेयर कीजिए दूसरों के साथ, और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चनों में देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। आप लोग पढ़िए और इसका जवाब दीजिए। देखिए क्या लिखा हुआ है। भारत में रजत क्रांति किससे संबंधित है? रजत क्रांति का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे, और अगर आप लोग इसका मतलब समझ रहे हैं तो इसका जवाब भी आप लोग बड़ी आसानी से देने वाले हैं। पहला ऑप्शन से लिखा हुआ है चांदी का उत्खनन, दूसरा लिखा हुआ है अंडा और मुर्गी का उत्पादन, तीसरा लिखा हुआ है कपास का उत्पादन, और ऑप्शन नंबर डी है स्वच्छ पेयजल का बोतलीकरण। तो क्या लगता है भारत में रजत क्रांति किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होने वाला है तुम्हारा अंडा और मुर्गी के उत्पादन से, ठीक है। अंडा और मुर्गी के उत्पादन से रजत क्रांति का संबंध है। आप लोग रजत का मतलब ये मत समझ लेना कि रजत का मतलब तो चांदी होता है, ठीक है। रजत का मतलब तो चांदी होता है, लेकिन चांदी तो होता है, लेकिन रजत क्रांति का मतलब चांदी के उत्पादन से नहीं है लालो, इसका अंडा और मुर्गी के उत्पादन से, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। इसके बाद हम लोग बात करेंगे इसके एक्सप्लेन की। रजत क्रांति का संबंध अंडा और मुर्गी के उत्पादन से। भारत में रजत क्रांति की जनक कौन है? तो भारत में रजत क्रांति के जनक के रूप में इंदिरा गांधी को जाना जाता है, ठीक है। भारत में कौन रजत क्रांति के जनक है? तो बताओगे इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री हो जाएंगी, ठीक है। पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है? तो क्या बताओगे? इंदिरा गांधी जो है भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी, और उन्हीं के द्वारा भारत में रजत क्रांति की शुरुआत की गई थी। भारत में सबसे पहले क्रांति की शुरुआत जो है 1966 में की गई थी, और इस क्रांति को कहते हैं कि हरित क्रांति। क्या बोलते हैं इसको? तो इसको बोलते हैं हरित क्रांति, ठीक है। हरित क्रांति जो है 1966 में शुरू की गई थी, जब जब चाइना ने 1962 में और 1965 में पाकिस्तान युद्ध करता है, तो हम लोगों के पास इतनी भूख से इतना व्याकुल हो जाते हैं लोगों के पास खाने के लिए कुछ बचता नहीं है। इसलिए भारत में अवकाश लागू किया जाता है, और उसी योजना अवकाश के दौरान ही भारत में पहली क्रांति की शुरुआत की जाती है, जिसका नाम है हरित क्रांति, ठीक है। हरित क्रांति यानी कि 1966 में इसको शुरू किया गया था। इसके बाद हरित क्रांति के कारण भारत खाद्यान्न में उत्पादन यानी खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भर बन सका। इसके बाद हरित क्रांति के बाद भारत में दुग्ध क्रांति आई, दुग्ध क्रांति के बाद भारत में पीली क्रांति आई, पीली क्रांति के बाद भारत में नीली क्रांति आई, और नीली क्रांति के बाद गोल क्रांति, और फिर रजत क्रांति की शुरुआत की जाती है। तो भारत में बहुत सारी क्रांतियाँ हुई, इनमें से दुग्ध क्रांति हो गई, पीली क्रांति हो गई, नीली क्रांति हो गई, गोल क्रांति हो गई, रजत क्रांति हो गई। इन सब क्रांतियों की शुरुआत भारत में की जाती है, लेकिन सबसे पहले भारत में शुरू की जाने वाली क्रांति थी तुम्हारी हरित क्रांति, जो 1966 में शुरू की गई थी योजना अवकाश के दौरान। इसके बाद हम लोग बात करेंगे, भारत में आंध्र प्रदेश सबसे बड़ा अंडे का उत्पादक राज्य है। मैंने कहा रजत क्रांति संबंधित है किससे? मुर्गी और अंडे के उत्पादन से। उसी की अगर बात करेंगे हम लोग, तो अंडा उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन सा है? तो बताओगे कि आंध्र प्रदेश जो है वो अंडा उत्पादन में अग्रणी राज्य है। कुछ क्रांतियों और उनके उत्पादक क्षेत्र से हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले रजत क्रांति के मैंने बात बता दी है, अंडा उत्पादन और मुर्गी उत्पादन से संबंधित है, ठीक है। इसके बाद हरित क्रांति, ये खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है, और हरित क्रांति सर्वाधिक सर्वाधिक पंजाब में सफल हुई। कहाँ पर? पंजाब में सफल हुई। पंजाब को क्या कहते हैं? तो पंजाब को कहते हैं खादर का बेड। क्या कहते हैं? खादर का बेड पंजाब को कहते हैं। और ये क्षेत्र था जहाँ पर गेहूं की पैदावार अत्यधिक हो गई हरित क्रांति के उपयोग से। तो केवल व केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा और पंजाब में ही हरित क्रांति का सफलता देखने को मिलती है हमें। इसके बाद श्वेत क्रांति की बात करें तो दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। अभी 26 नवंबर को आप लोगों ने क्या किया है? दुग्ध
यानी कि राष्ट्रीय राष्ट्रीय दुग्ध दिवस आप लोगों ने क्या किया है, मनाया है। ठीक है, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। और उस दिन किसका जन्म होता है, तो वर्गीज कुरियन का जन्मदिन होता है। और वर्गीज कुरियन जो है वो श्वेत क्रांति से संबंधित है, यानी कि वर्गीज कुरियन के द्वारा ही भारत में श्वेत क्रांति लाई गई थी, जो दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। और ऑपरेशन फ्लड भी दुग्ध क्रांति से ही संबंधित है। इसके बाद नीली क्रांति का संबंध अगर हम लोग पूछेंगे तो आप लोग बताओगे मत्स्य उत्पादन से संबंधित है, नीली क्रांति यानी कि मत्स्य उत्पादन। इसके बाद गुलाबी क्रांति का संबंध हो जाए वो झींगा उत्पादन से। झींगा जानते हो आप लोग, झींगा या फिर मछली। ठीक है, झींगा या मछली उत्पादन से कौन से संबंधित है, तो गुलाबी क्रांति संबंधित है। लाल क्रांति, लाल लाल क्या होता है, एक तो लाल टमाटर होता है और दूसरा लाल क्या होता है, लाल मांस होता है। मांस जानते हो आप लोग, मीट जिसको बोलते हैं वो। ठीक है, इसके बाद स्वर्ण क्रांति का संबंध है बागवानी से, ना कि सोने के उत्पादन से। जैसे रजत क्रांति अंडे से, वैसे ही स्वर्ण क्रांति जो है वो बागवानी से संबंधित है। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है, और आप लोग उसको पढ़िए और जवाब देने की कोशिश करिए। देखिए क्या लिखा हुआ है, कौन सा शास्त्रीय नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित है। शास्त्रीय नृत्यों की अगर हम लोग बात करेंगे तो भारत के जितने भी शास्त्रीय नृत्य हैं वो नाट्य शास्त्र नामक पुस्तक में विद्यमान है। ठीक है, नाट्य शास्त्र नामक पुस्तक में विद्यमान है। और ये नाट्य शास्त्र को लिखा था भरत मुनि के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा लिखा गया है, तो भरत मुनि के द्वारा नाट्य शास्त्र नामक पुस्तक लिखी गई है। और जितने भी भारत के शास्त्रीय नृत्य हैं वो सारे के सारे इसी पुस्तक में विद्यमान है। तो अगर हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश में कौन सा शास्त्रीय नृत्य है, तो पहला देख लिया ऑप्शन लिखा हुआ है कथक, दूसरा लिखा हुआ है भरतनाट्यम, तीसरा उड़ीसी और चौथा कुचिपुड़ी। तो इसका राइट आंसर होने वाला है कथक जो है वो उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। और ये उत्तर प्रदेश के साथ साथ राजस्थान का भी, ठीक है, राजस्थान व बिहार का भी ये शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो कथक उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है। भरतनाट्यम कहाँ है, तो भरतनाट्यम को आप लोग बताओगे कि भरतनाट्यम जो है वो तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। कहाँ का है, तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। कौन सा, भरतनाट्यम कहाँ का है, तमिलनाडु का। इसके बाद ओडिसी की बात करेंगे तो ये ओडिशा से नाम से ही पता चल रहा है कि ये कहाँ का है, उड़ीसा का है। और कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी कहाँ का है, तो कुचिपुड़ी है आंध्र प्रदेश का। कहाँ का है, ये आंध्र प्रदेश का है। आंध्र प्रदेश का कौन सा है, कुचिपुड़ी नृत्य आंध्र प्रदेश का है। और कथक की बात करेंगे तो उत्तर भारत का है। कहाँ का है ये, उत्तर भारत का है। उत्तर भारत में तुम्हारे कौन कौन से हो जाएंगे, तो पहला हो जाएगा बिहार, दूसरा हो जाएगा उत्तर प्रदेश और तीसरा हो जाएगा राजस्थान। ठीक है, तो राजस्थान, बिहार और उत्तर प्रदेश में कथक नृत्य जो है ये यहाँ का शास्त्रीय नृत्य होने वाला है। हम अब बात करेंगे सारे शास्त्रीय नृत्यों की कि भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य हैं। तो आप लोग बताओगे भारत में टोटल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, जो सारे के सारे भरतनाट्यम भरतनाट्य जो कि सारे के सारे नाट्य शास्त्र में विद्यमान है। चलिए हम लोग बात करते हैं कथकली के बारे में। कथकली नृत्य उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। कथक उत्तर भारत का एक प्रमुख लोक नृत्य है। कथक का शाब्दिक अर्थ है कहानी कहना। देखो पुराने ज़माने में लोग क्या करते थे कि जब भी कथक नृत्य होता था तो उसमें कहानी कहते थे और कहानी के साथ साथ कुछ नया बोलते थे, और जो नया बोलते थे उसको गा कर कहते थे। तो उसी को हम लोग कहने लगे कि ये कथक नृत्य है। चूड़ीदार पैजामे को कथक नृत्य की वेशभूषा माना जाता है। और भारत में प्रमुख 8 शास्त्रीय नृत्य शामिल हैं, जिनमें से कौन कौन से हो जाएंगे। सबसे पहला जो है भरतनाट्यम है, और ये कहाँ का है, तो तमिलनाडु का है। मैंने आपको बताया यहाँ पे अभी। कथक उत्तर प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश के साथ साथ आप लोग यहाँ पर लिख लीजिएगा राजस्थान और बिहार। ठीक है, राजस्थान और बिहार का भी कथक शास्त्रीय नृत्य होने वाला है। इसके बाद मणिपुर जो है, मणिपुर आपको नाम से ही पता चल जाएगा कि ये मणिपुर का है। इसके बाद कुचिपुड़ी मैंने बताया आंध्र प्रदेश का है। कथकली और मोहिनीअट्टम ये दोनों के दोनों कहाँ के हैं, तो दोनों के दोनों केरल के हैं। और उड़ीसा से नाम से ही पता चल रहा है कि ये उड़ीसा का हो जाएगा। और एक क्षत्रिया, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, क्षत्रिया। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और एक ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ का है, तो ये आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। तो आप लोग कॉपी में नोट डाउन इसको कर लीजिएगा क्योंकि ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट्स हैं। ठीक है, इसमें 8 शास्त्रीय नृत्यों को शामिल किया गया, जिसमें भरतनाट्यम, कथक, मणिपुरी, कुचिपुड़ी, कथकली, ओडिसी और मोहिनीअट्टम और शतरिया। मैंने इनके राज्यों के नाम भी बता दिए, कौन कौन से राज्य में कौन कौन सा शास्त्रीय नृत्य किया जाता है। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। देखिए शिवाजी के द्वारा बनाया गया छापामार, ठीक है, छापामार युद्ध का जन्मदाता किसे माना जाता है। देखो शिवाजी जो है ये छापामार युद्ध की कला जो है बहुत अच्छे से जानते थे। इसके पहले भी आप लोग बताना कि छापामार युद्ध पद्धति का इस्तेमाल कौन करता था। आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा इसका।
देखिए क्या लिखा हुआ है, शिवाजी स्वयं इसके जन्मदाता थे क्या छापामार युद्ध के, क्या मलिक अंबर को जन्मदाता माना जाता है छापामार युद्ध का, या फिर महमूद खान को, या फिर अली आदिल शाह को। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, इसका राइट आंसर होने वाला है मलिक अंबर जो है ये छापामार युद्ध का जन्मदाता था। मलिक अंबर जो है ये शिवाजी का सेनापति था, शिवाजी का सेनापति था मलिक अंबर, और इसी के द्वारा छापामार युद्ध का इस्तेमाल किया जाता है। देखो छापामार युद्ध का मतलब होता है महाराष्ट्र में बहुत सारे पहाड़, ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, तो ये लोग क्या करते थे, उन्हीं पर्वतों में छिप करके जो भी मुगल सेना आती थी उनको छिप छिप के मारते थे, यानी कि उसे ही हम लोग छापामार युद्ध कहते हैं। इसका जन्मदाता कौन हो जाएगा, मलिक अंबर हो जाएगा, और मलिक अंबर शिवाजी का कौन था, सेनापति था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब हम लोग कुछ बात करते हैं छापामार युद्ध के बारे में। शिवाजी द्वारा अपनाया गया छापामार युद्ध नीति का प्रवर्तक अहमदनगर के मलिक अंबर को माना जाता है। महाराणा प्रताप छापामार युद्ध का भारत में प्रथम प्रयोग करते थे, यानी कि महाराणा प्रताप जो थे उन्होंने भारत में सबसे पहली बार छापामार युद्ध का इस्तेमाल किया था। मुगलों के विरुद्ध शिवाजी ने छापामार गुरिल्ला नीति का सफलतापूर्वक प्रयोग किया। मुगलों के खिलाफ शिवाजी ने अपने राज्य की भौगोलिक परिस्थिति को देखते हुए छापामार युद्ध नीति को अपनाया। इस युद्ध के तहत योजनाबद्ध तरीके से दुश्मन के ऊपर छिप करके तीव्र गति से प्रहार करना होता था। मैंने आपको बता दिया कि छापामार युद्ध एक्चुअली में होता क्या था। इसको सबसे पहले भारत में महाराणा प्रताप के द्वारा शुरू किया गया, इसके बाद शिवाजी के सेनापति मलिक अंबर के द्वारा, और इसके बाद में शिवाजी के द्वारा इसको क्या किया जाता है, सफलतापूर्वक अंजाम दिया जाता है मुगलों के खिलाफ लड़ने में। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। 54वां क्वेश्चन देखते हैं कि 2011-12 में भारत के किस राज्य में ग्रामीण निर्धनता अनुपात सर्वाधिक है। देखो एक जनसंख्या से प्रश्न तो आना ही आना है, आप लोग इसको लिख के रख लीजिए। और जनसंख्या 2011 में हुई थी, एक्चुअली में इसको होना तो था 2021 में, लेकिन अभी तक सरकार के खिलाफ ऐसे कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं जिससे भारत में जनसंख्या की गणना की जाए, लेकिन होना था 21 में, और 22 जो है वो ख़त्म होने वाला है, क्योंकि भारत में प्रतिवर्ष 10 वर्षों के बाद जनसंख्या की गणना की जाती है। 2011 में हुई थी, 11-10-21 में होनी थी, हुई नहीं, 22 हो गया, 22 में हुई नहीं, तो शायद हम लोग अनुमान लगा सकते हैं कि 2023 में नई जनगणना हो जाए। और जब नई जनगणना हो जाएगी तो हम लोगों को नए डाटा पढ़ने पड़ेंगे, लेकिन जब तक नहीं हो रही है तब तक हमें इसी डाटा से काम चलाना पड़ेगा। तो 2011-12 में भारत के किस राज्य में ग्रामीण निर्धनता अनुपात सर्वाधिक है, तो आप लोग बताओगे बिहार या फिर उड़ीसा या छत्तीसगढ़ या झारखंड। आपको क्या लगता है इसका राइट आंसर होने वाला है? तो पहले मैं बता दूं कि जो बिहार लड़के बोल रहे हैं ना, तो बिहार वालों ये तुम्हारा बिल्कुल गलत है, बिहार का मैं ऑप्शन ही हटा देता हूँ। अब आप लोग 3 बता दीजिए, तो तीनों में कौन सा राइट आंसर है आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करिए। तो अगर आप लोग इसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो मैं इसका जवाब बता रहा हूँ, इसका राइट आंसर होने वाला है छत्तीसगढ़। ठीक है, क्या होने वाला है? छत्तीसगढ़ इसका राइट आंसर होने वाला है। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक ग्रामीण निर्धनता अनुपात पाया जाता है। इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे इसके एक्सप्लेन की, तो 2011-12 में भारत के छत्तीसगढ़ में, कहाँ पर? भारत के छत्तीसगढ़ में ग्रामीण निर्धनता सर्वाधिक है। छत्तीसगढ़ के बाद मणिपुर, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार और असम देश के सबसे गरीब राज्यों में से हैं। ठीक है, यहाँ पर शहरी जनसंख्या की बात नहीं कर रहा है लालो, यहाँ पर सिर्फ व सिर्फ ग्रामीण की बात कर रहा है। ठीक है, किसकी? ग्रामीण की बात कर रहा है, ग्रामीण की बात कर रहा है। तो ग्रामीण जनसंख्या सबसे ज़्यादा किस राज्य में जो है वो तुम्हारी गरीबी रेखा से नीचे निवास कर रही है, तो बताओगे तुम्हारा कौन सा हो जाएगा? छत्तीसगढ़ इसका राइट आंसर होने वाला है। रंगराजन समिति के अनुसार इन राज्यों में 40% से अधिक आबादी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही है। इसके पहले तेंदुलकर समिति आई थी, कौन सी? तेंदुलकर समिति आई थी, और तेंदुलकर समिति का संबंध भी किससे था? तो गरीबी से था। लालो ये तेंदुलकर समिति ना बहुत बार एग्जाम में पूछे गई है कि तेंदुलकर समिति का संबंध किस क्षेत्र से, तो आप लोग बताओगे गरीबी क्षेत्र से। किससे? गरीबी का आकलन करने से तेंदुलकर समिति का गठन किया गया था, लेकिन बाद में रंगराजन समिति का गठन किया गया, और ये रंगराजन समिति ने रिपोर्ट जारी की कि कौन कौन से राज्यों में सर्वाधिक निर्धनता पाई जाती है। तो इन्होंने कहा 40% से अधिक आबादी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही है। उन राज्यों के इन्होंने नाम बताए, जिनमें से छत्तीसगढ़, मणिपुर, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार और असम शामिल हैं।
अब हम लोग बात करेंगे किस राज्य में कितनी जनसंख्या जो है गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही है। उनमें से छत्तीसगढ़ सबसे प्रथम में आ जाएगा। छत्तीसगढ़ में 45.9% जनसंख्या जो है वो गरीबी रेखा से नीचे निवास कर रही है। इसके बाद मणिपुर की बात करें, सेकंड नंबर पे आएगा मणिपुर, और मणिपुर में 46.7%, जबकि उड़ीसा में 45.9% जनसंख्या जो है वो कहाँ पर है, तो गरीबी रेखा से नीचे, और ये थर्ड नंबर में आएगा। मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो 44.3%, झारखंड की बात करेंगे 42.4%, और बिहार की अगर बात करेंगे तो 41.3%। ठीक है, बिहार जो है ना वो शिक्षा के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा पिछड़ा हुआ है, ना कि गरीबी के क्षेत्र में। तो आप लोग बिहार को देखते ही हमेशा बिहार बिहार मत टिक कर दिया करो, ठीक है, क्योंकि बिहार जो है वो शिक्षा के क्षेत्र में सबसे पिछड़ा राज्य है। जबकि गरीबी की बात करें तो गरीबी में सबसे नीचे कौन सा है, तो छत्तीसगढ़ सबसे नीचे है। इसके बाद असम जो है सबसे लास्ट में है, जहाँ पर केवल 40.9% जनसंख्या जो है वो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही है। लेकिन ये डाटा कहाँ का है, तो ये डाटा सिर्फ और सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों की बात कर रहा है। ठीक है, अब हम लोग बात करें इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए लिखा हुआ वंदे मातरम का संपादन किनके द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर आपके पास दिखे हुए हैं, तो आप लोग जल्दी से इसका राइट आंसर देने की कोशिश करें। श्यामजी कृष्ण वर्मा क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग जल्दी से बताइए। बीकाजी कामा, या फिर अरविंद घोष, या फिर वीडी सावरकर। एक काम करो, मैं दो ऑप्शन आपके पास से हटा देता हूँ, एक तो श्याम कृष्ण वर्मा और वीडी सावरकर, इन दोनों को मैं हटा दूंगा। तो आप लोग जल्दी से बताइए, आप लोगों के पास केवल अब दो ऑप्शन है, या तो बी या तो सी। तो इसका राइट आंसर होने वाला है अरविंद घोष के द्वारा वंदे मातरम। ये एक वंदे मातरम जो ये संगीत नहीं था लालो, ये एक पत्रिका थी। ठीक है, थी कि ये एक पत्रिका थी जिसको अरविंद घोष के द्वारा संपादित किया जाता था। वंदे मातरम के नाम से इसको संपादित किया जा रहा था, और ये अरविंद घोष के द्वारा किया गया था। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, अरविंद घोष वंदे मातरम समाचार पत्र के संपादक थे। वंदे मातरम समाचार पत्र का प्रकाशन 1906 में कोलकाता से हुआ था। इस समाचार पत्र से सुबोध चंद्र मलिक, विपिन चंद्रपाल आदि संबंधित थे। विपिन चंद्रपाल और सुबोध मलिक भी क्या थे, इसी वंदे मातरम समाचार पत्र से संबंधित थे, जिसको 1906 में संपादित किया जा रहा था। इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे प्रश्न नंबर 56, कौन सुमेलित नहीं है। वेल्थ ऑफ नेशन क्या एडम स्मिथ के द्वारा लिखी गई थी। वार एंड पीस क्या विक्टर ह्यूगो के द्वारा लिखी गई थी, या फिर मैन ऑफ डेस्टिनी जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के द्वारा, और मैन ऑफ ईस्टर्स ऑफ कुमाऊं ये जिम कार्बेट के द्वारा लिखी गई थी। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, ये वाला प्रश्न है ना, आप इसको इंपॉर्टेंट लिख के रख लो। ये वाला क्वेश्चन बहुत ही बिंदास क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका देखो मैं बता रहा हूँ, वेल्थ ऑफ नेशन को एडम स्मिथ के द्वारा लिखा गया था, बिल्कुल करेक्ट है। वॉर एंड पीस क्या विक्टर ह्यूगो के द्वारा लिखा गया था, तो लालो ये विक्टर ह्यूगो के द्वारा नहीं लिखा गया था, इसको लिखा गया था लियो टॉलस्टॉय के द्वारा। किसके द्वारा, लियो टॉलस्टॉय का नाम सुना होगा आपने, और इन्होंने ये क्या लिखी थी, वॉर एंड पीस, लियो टॉलस्टॉय के द्वारा लिखी गई थी। मैन ऑफ डेस्टिनी जॉर्ज बर्नार्ड की, ये बिल्कुल सही है, और मैन ऑफ ईस्टर्स ऑफ कुमाऊं ये जिम कार्बेट के द्वारा लिखी गई थी, बिल्कुल सही है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वॉर एंड पीस ही करेक्ट नहीं हो जाएगा, इसको लिखा था लियो टॉलस्टॉय ने, जबकि यहाँ पर क्या दिया हुआ है, विक्टर ह्यूगो दिया हुआ है इसका। तो अब चलते हैं, हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की, और देखते हैं कौन सा नेक्स्ट क्वेश्चन लगा हुआ है। अब देखिए 57वां प्रश्न है, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है। मैंने आपको भी बताया था कि 26 नवंबर को क्या किया जाता है, 26 नवंबर को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाएगा, तो 26 नवंबर को मनाया जाएगा राष्ट्रीय दुग्ध दिवस। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस जो है 26 नवंबर को मनाया जाएगा, और ये क्यों मनाया जाएगा, क्योंकि इस दिन तुम्हारा जन्म होता है किसका, तो बता दोगे आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में जवाब देने की कोशिश करो कि जो राष्ट्रीय दुग्ध दिवस है किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है। देखते हैं कौन कौन से जल्दी से जवाब देने की कोशिश करता है, ठीक है। 19 नवंबर को बताइए आप लोग कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो 19 नवंबर को मनाया जाता है पुरुष दिवस। कौन सा दिवस मनाया जाता है, पुरुष दिवस मनाया जाता है। और इसी दिन और मनाया जाता है शौचालय दिवस, ठीक है। शौचालय दिवस और पुरुष दिवस दोनों एक ही दिन मनाए जाते हैं। 30 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो 30 जनवरी को मनाया जाता है शहीद दिवस। कौन सा दिवस, शहीद दिवस मनाया जाता है। शहीद दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है। और 30 जनवरी को क्यों शहीद दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन महात्मा गांधी की हत्या कर दी थी नाथूराम गोडसे ने, ठीक है। गोडसे नाम है इसको, लेकिन उसको मोडसे कहते हैं, मोडसे, ठीक है। इसके बाद बताइए कौन सी तारीख थी, यानी कि 30 जनवरी सन था 1948, ठीक है, सन था 1948। और
इसी दिन इनका क्या कर दिया जाता है, इसी दिन इनकी हत्या कर दी जाती है नाथूराम गोडसे के द्वारा। ओके, चलिए अब हम लोग बात करते हैं इसको 26 जनवरी को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है, मैंने आपको बताया था कि डॉक्टर वर्गीज कुरियन के द्वारा। वर्गीज कुरियन का जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे है, और इन्हीं के हैप्पी बर्थडे के दिन हम लोग मनाते हैं प्रतिवर्ष राष्ट्रीय दुग्ध दिवस। इस बार 2022 में उनके जन्म दिवस की 101वीं वर्षगांठ मनाई गई है। वर्गीज कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति के जन्मदाता के रूप में जाना जाता है, और इन्हीं के द्वारा भारत में ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत की गई थी। तो 26 नवंबर को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। 26 नवंबर को डॉक्टर वर्गीज कुरियन का जन्मदिन होता है, और 2022 में उनकी 101वीं वर्षगांठ मनाई गई है। वर्गीज कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति के जन्मदाता के रूप में जाना जाएगा, और ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत भी कौन करेगा, तो वर्गीज कुरियन करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट की। डॉक्टर वर्गीज कुरियन जो है वो केरल के मूल निवासी थे। कहाँ के थे, केरल के मूल निवासी थे, और इनके प्रयासों से ही जो भारत है ना, वो दुग्ध उत्पादन में पूरे विश्व में पहले स्थान पर पहुंचा। वर्गीज कुरियन को एशिया का नोबेल पुरस्कार यानी कि रैमन मैग्सेस पुरस्कार, ठीक है, कौन सा, रैमन मैग्सेस पुरस्कार जो है 1963 में सम्मानित किया गया था। और इन्हें पद्म भूषण जो भारत का दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार है 1999 में प्रदान किया गया था। यानी 1963 में रैमन मैग्सेस और 1999 में पद्म भूषण अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया था। किन्हें, तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन जो केरल के निवासी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। पर्यावरण से संबंधित ये क्वेश्चन है, और पर्यावरण हमारे लिए बहुत ही जरूरी, जितना हमारे लिए जरूरी है हम उतना ही उसके लिए भी जरूरी है, क्योंकि हमें पर्यावरण को स्वच्छ रखना है, तो हम ही उसके लिए क्या होंगे, उसके लिए उत्तरदायित्व तो होगा हमारा कि हम लोग क्या करेंगे, पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखेंगे, और जब हम उसको स्वच्छ बनाए रखेंगे तो वो हमें भी क्या करेगी, स्वच्छ बनाएगी। देखिए पहला ऑप्शन लिखा हुआ है, पर्यावरण से अभिप्राय है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, भूमि, जल, वायु, पौधे एवं पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जो इसके चारों ओर अस्तित्व में, क्या उसे पर्यावरण कहते हैं। तो लालू ये तो बिल्कुल सही है, जो हमारे चारों तरफ फैला हुआ है, वो चाहे पेड़ पौधे, नदी, झरना, तालाब, पशु, ठीक है, मनुष्य, जो भी हो, जो हमारे चारों ओर फैला हुआ है, उसे हम क्या कहते हैं कि वो पर्यावरण है। तो ये पहली परिभाषा तो बिल्कुल सही लिखी हुई है, वेरी गुड। इसके बाद ऑप्शन नंबर बी देखिए लिखा हुआ है, उन संपूर्ण दशाओं का योग जो जीव को एक बिंदु पर घेरे हुए, बिल्कुल सही भाई, जीव जो है केंद्र पर है, और जीव को सारे चारों ओर से उसको केंद्र की ओर उसको घेरे हुए, तो उसको भी तो कहेंगे एक आवरण टाइप बना हुआ है, बीच में हम बैठे हैं और हमारे चारों तरफ हमको कुछ घेरे हुए, वो कुछ भी हो सकता है, उसको क्या कहेंगे, हम पर्यावरण कहेंगे। बिल्कुल सही, दूसरी परिभाषा भी राइट है लिखी हुई है। इसके बाद भौतिक, जैविकी और सांस्कृतिक तत्वों की अंतःक्रियात्मक व्यवस्था जो परस्पर अंतर संबंधित होते हैं, ये भी तो बिल्कुल सही है, इसमें क्या गलत है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इज करेक्ट, यानी उपर्युक्त सभी जो हैं वो सारे के सारे करेक्ट होने वाले हैं। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की, और क्वेश्चन नंबर 59 जो लिखा हुआ है, इसमें देखिए वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशतता कितनी है। तो सबसे पहले वायुमंडल किसे कहते हैं। देखो वायुमंडल जो है ना, वो बहुत सी गैसों का मिश्रण है। वायुमंडल बहुत सी गैसों का मिश्रण है, जिनमें तुम्हारी ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड, ठीक है, और तुम्हारी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सारी की सारी गैसें इसमें मिलने वाली हैं। तो इन्हीं गैसों के मिश्रण को वायुमंडल कहते हैं, और ये वायुमंडल केवल व केवल क्षोभ मंडल में पाया जाता है। किसमें, क्षोभ मंडल में पाया जाता है। और क्षोभ मंडल जो है वो पृथ्वी की सबसे निचली परत को कहा जाता है। सबसे निचली परत को क्या कहते हैं, क्षोभ मंडल कहते हैं। और ये पृथ्वी के तल से 18 किलोमीटर तक विद्यमान होते हैं। यहीं पर सारी की सारी जितनी भी मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं, वो सारी की सारी यहीं पर होती हैं। मौसम संबंधी से मतलब हो गया वर्षा का होना, बिजली का तड़पना, कोहरे का गिरना, बारिश का होना, ठीक है, ये सारी की सारी क्षोभ मंडल में घटनाएं घटित होती हैं। तो अब हम लोग लौटते हैं अपने प्रश्न में, लिखा हुआ है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशतता कितनी है। तो क्या 0.3% है, 0.03% है, या फिर 0.9% है, या फिर 0.33% है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, 0.03% इसकी क्या है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशतता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो गया। अब हम लोग बात करते हैं नाइट्रोजन की। ठीक है, तो नाइट्रोजन जो है सबसे ज़्यादा वायुमंडल में पाई जाती है, इसका प्रतिशत है 78%। और दूसरी बात करेंगे तो ऑक्सीजन जो है ये दूसरी सबसे ज़्यादा विद्यमान गैस है, ये 21%
पाई जाती है। कितनी? 21% पाई जाती है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कुछ गैसों की जिनकी प्रतिशतता यहाँ पर मैंने लिख रखी है। वायुमंडल विभिन्न गैसों का मिश्रण है, मैंने ये आपको बता दिया। शुद्ध एवं शुष्क वायु में नाइट्रोजन 78% पाई जाती है, ऑक्सीजन 21% और आर्गन जो है वो 0.9% पाई जाती है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% पाई जाती है, जबकि हाइड्रोजन, हीलियम व ओजोन अल्प मात्रा में वायुमंडल में विद्यमान रहती हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, आर्गन 0.9% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। तो ये वाला एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन और आर्गन को तो सबको पता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी प्रतिशत है ये लोगों में बड़ा कन्फ्यूजन होता है। तो आपको कन्फ्यूजन नहीं लेना है, 0.03% इसका राइट आंसर होने वाला है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 60 जो आज का लास्ट प्रश्न होने वाला है, यहाँ पर देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। निम्न में से सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? प्राचीनतम का मतलब है सबसे पहले कौन सा वेद लिखा गया था। तो ऑप्शन नंबर यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद या फिर अथर्ववेद, क्या लगता है आपको इसका राइट आंसर होने वाला है? तो इसका राइट आंसर होने वाला है लालो ऋग्वेद जो है ये भारत का सबसे प्राचीनतम वेद है। ठीक है, भारत का सबसे प्राचीनतम वेद है और ये हिंदुओं का प्रमुख वेद है। ठीक है, ये हिंदुओं का एक प्रमुख ग्रंथ है, हिंदुओं का एक प्रमुख ग्रंथ है जिसको बोलते हैं ऋग्वेद, और ये भारत में सबसे प्राचीनतम वेद माना जाता है। भारत में अगर वेदों की संख्या बात करोगे तो कुल वेद 4 वेद हैं, जिसमें ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद इनका क्रम हो जाएगा। सबसे पहले ऋग्वेद हो जाएगा, फिर कौन सा हो जाएगा? सामवेद, फिर यजुर्वेद और फिर अथर्ववेद। ये चारों के चारों क्रम में ऐसे रख सकते हैं आप लोग इनको। तो सबसे पहले ऋग्वेद यानी कि इसका राइट आंसर होने वाला है। चलिए, ऋग्वेद को 1500 से 1000 ईसा पूर्व के लगभग माना जाता है कि इसकी जो लिखावट है, इसको जो लिखा गया था वो 1500 ईस्वी या 1000 ईसा पूर्व के बीच में इसको लिखा गया था। लेकिन अथर्ववेद, यजुर्वेद और उपनिषदों को 1000 से 500 ईसा पूर्व तक माना जाता है। ऋग्वेद में मुख्यतः देवताओं की स्तुतियाँ की जाती हैं। स्तुतियाँ का मतलब प्रशंसा की जाती है। उसने हमें बनाया तो हम उसकी स्तुति करें, उसकी प्रशंसा करें, ये ऋग्वेद में जाहिर किया गया है। इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे कुछ विवरण की, यानी कि कुछ वेद और उनके उपवेद की, और जो उपवेद है वो किससे संबंधित हैं उनकी बात करेंगे, तो हमने यहाँ पर सारा का सारा विवरण दर्ज कर दिया है। तो सबसे पहले एक तरफ वेद, दूसरी तरफ उनके उपवेद और तीसरा विवरण, यानी कि वो किस क्षेत्र से संबंधित है। तो सबसे पहला देखिए ऋग्वेद, मैंने बताया था ये सबसे भारत का प्राचीनतम वेद है और इसका उपवेद जो है आयुर्वेद है। ऋग्वेद का उपवेद क्या है? आयुर्वेद है, और ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ये किससे संबंधित है? तो आयुर्वेद का मतलब जानते हैं आप लोग, आयुर्वेद एक चिकित्सा पद्धति होती है, तो ये चिकित्सा शास्त्र से संबंधित है। इसके बाद यजुर्वेद जो है ये धनुर्वेद से संबंधित है, और इसका इस्तेमाल जो है बड़े बड़े राजा महाराजा करते थे जो उस समय क्षत्रिय घराने के हुआ करते थे, क्योंकि उस समय क्षत्रिय घराने के लड़कों को ही केवल युद्ध की कला नीति सिखाई जाती थी, बाकी किसी को नहीं। जो पंडित थे उनको सिर्फ पढ़ने का अधिकार था, जो क्षत्रिय थे उनको युद्ध कला से संबंधित रखा जाता था, और जो वैश्य थे वैश्य को भी शामिल कर लिया जाता था, लेकिन शूद्रों को इनसे वंचित रखा जाता था। ये सारे के सारे वेदों में इसका जिक्र किया गया है कि जो वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण, ये 3 लोग ही इनको पढ़ने का अधिकार था, और ये जब 3 लोग पढ़ते थे तो शूद्रों को तो इनसे बाहर रखा ही जाता था। पहले शूद्र में केवल आप लोग ये मत समझना कि पासी, चमार, भंगी, तुरैया यही सब आते हैं, ना 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 ना। शूद्र में तुम्हारे यादव, अहिर, गरड़िया ये सब के सब किस में आते हैं? तो ये सब के सब शूद्र में आते हैं, तो इनको पढ़ने का अधिकार नहीं था। इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे सामवेद जो है वो गंधर्व वेद, सामवेद का जो उपवेद है वो गंधर्व वेद है, और ये कला एवं संगीत क्षेत्र से संबंधित है। अथर्ववेद की बात करें तो ये जो इसका उपवेद हो जाएगा वो शिल्प वेद हो जाएगा, और शिल्प का मतलब आप लोग समझ रहे हैं कि भवन निर्माण या कला से संबंधित है, भवन निर्माण की कला से संबंधित है। तो एक बार फिर से मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि जो तुम्हारा ऋग्वेद हो जाएगा उसका उपवेद आयुर्वेद है और चिकित्सा क्षेत्र से संबंधित है। यजुर्वेद जो है वो धनुर्वेद से संबंधित है जो युद्ध कला से संबंधित है, जबकि सामवेद जो है उसका उपवेद गंधर्व वेद है, और गंधर्व वेद जो है वो कला एवं संगीत से संबंधित है। इसके बाद अथर्ववेद जो है वो शिल्प वेद, इसका उपवेद है और भवन एवं कला निर्माण से संबंधित है। ठीक है, तो आज के प्रश्न जो है वो जितने थे उतने सारे को ख़त्म कर दिया गया है। तो आज के क्वेश्चंस कैसे रहे आप लोग बताइएगा ज़रूर, और अगर वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को शेयर करिए अपने फ्रेंड सर्कल में, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए मेरे लाल।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट दिन, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद।